आज हम शुरू करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को, स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूनिट 5 को, जिसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। और उसका नाम है पहले ट्रांसपोर्ट फिनोमेना या अभिगमन घटनाएं। उसके पहले हम कुछ आवश्यक परिभाषाओं को और कुछ आवश्यक डेरिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे। माध्य मुक्त पथ को पहले समझते हैं। जैसा कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसी से हम आगे बढ़ेंगे। गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु परिमित आकार के होते हैं, फाइनाइट साइज के होते हैं, और यादृच्छिक गति के दौरान, रैंडम मूवमेंट के दौरान, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, गैस के अणु सभी संभावित दिशाओं में सभी संभावित वेग से गति करते हुए एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। किन्हीं दो टक्करों के मध्य अणु नियत वेग से सरल रेखा में कुछ दूरी तय करता है, जिसे मुक्त पथ कहते हैं। प्रत्येक टक्कर के पश्चात अणु की गति की दिशा व परिमाण यानी मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी एक अणु की गति के पथ को देखें तो वह छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े जिग-जैग सरल रेखीय पथ में गति करता है, जिसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। डायग्राम में आप दोबारा उसे देख सकते हैं। दो क्रमागत टक्करों में, सक्सेसिव टक्करों में, गैस के अणु द्वारा तय की गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। यदि n टक्करों में अणु द्वारा तय की गई दूरी s हो तो माध्य मुक्त पथ, जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं, lambda is equal to s upon n. It's a very simple formula. Now we will derive formula for mean free path. माध्य मुक्त पथ का व्यंजक निकालेंगे। माना गैस का एक अणु A ही गतिशील है, मान लेते हैं डेरिवेशन के लिए, और शेष सभी अणु स्थिर है। माना गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, यानी n संख्या बटा आयतन है, तथा प्रत्येक अणु का व्यास कैपिटल स्मॉल d है। माना गैस अणु A का माध्य वेग या चाल के लीजिए v बार है, तथा यह उन सभी अणुओं से टकराएगा जिनके केंद्र अणु A के केंद्र से d दूरी पर होंगे, क्योंकि d इसका व्यास है। तो जो भी इसे d दूरी पर होगा उन सभी अणुओं से ये अणु A टकराएगा, क्योंकि ये ही गतिशील है, शेष को हमने स्थिर माना है। अणु A एक सेकंड में उन सभी अणुओं से टकराएगा जिनके केंद्र उस बेलन में स्थित होंगे जिसकी लंबाई v बार एवं त्रिज्या d होगी। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा d इंटू वी, या d स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा। उस बेलन में अणुओं की संख्या, दोबारा इस लाइन को समझते हैं कि बेलन में स्थित होंगे कौन से अणु, जिनकी लंबाई यानी बेलन की लंबाई है v और त्रिज्या है d। तो त्रिज्या d है तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी स्क्वायर वी बार। तो पाई डी स्क्वायर वी बार आयतन हो जाएगा, और इस आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अगर हम इसको n से गुणा करें तो n है संख्या बटा आयतन, आयतन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उन अणुओं की संख्या आ गई जो इस a त्रिज्या के v लंबाई की बेलन में स्थित होंगे। आगे इसको डायग्राम से और स्पष्ट करेंगे। एक सेकंड में अणु A द्वारा टक्करों की संख्या कितनी होगी, पाई डी स्क्वायर वी बार इंटू एन, क्योंकि वी बार क्या है, वी बार वेग भी है। अतः एक टक्कर में लगा समय 1 बटा पाई डी स्क्वायर वी बार एन सेकेंड हो जाएगा। अतः दो क्रमागत टक्करों में लगा समय t इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर वी बार एन सेकेंड। और दो क्रमागत टक्करों में तय की गई दूरी, जैसा कि हमको पता है वेग इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, तो वेग इंटू समय हो जाएगा दूरी। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी बार अपॉन पाई डी स्क्वायर वी बार इंटू
एन, या आप कह सकते हैं माध्य मुक्त पथ लैम्डा इज इक्वल टू 1/πd² एन। अब मैक्सवेल वितरण के नियम के अनुसार जो हम इस यूनिट को पूरा करने के बाद पढ़ेंगे, जो भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसमें से कई बार अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मैक्सवेल के वेग वितरण के नियम के अनुसार गैस के सभी अणु गतिशील होते हैं, जबकि हमने क्या माना है, अणु ए ही गतिशील है जबकि शेष सभी अणु स्थिर है। तो जब सभी गतिशील होंगे तो जाहिर है कि अणुओं के टकराने की आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो मैक्सवेल ने जो माध्य मुक्त पथ का सूत्र हमने निकाला है उसको मॉडिफाई किया और एक √1/√2 का नया फैक्टर इसमें आ गया। जब हमने सभी अणुओं को गतिशील माना तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2πd² n। अब हम देखते हैं कि माध्य मुक्त पथ यानी लैम्डा किस तरह से दाब पर, ताप पर और गैस के घनत्व पर डिपेंड करेगा। तो हम शुरू करते हैं। एक आदर्श गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो एक मोल लिया जाए तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू RT। और R जिसे हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज इक्वल टू n इंटू के। देयरफॉर P कैन बी रिटन एज NKT/V। समीकरण नंबर हमारा ए हो गया इस आर्टिकल के लिए। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कैपिटल N/V हो जाएगी। सो P इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n इंटू KT। समीकरण 1 और 2 को इस्तेमाल करें तो जहाँ n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P/KT आ जाएगा। तो जो सूत्र है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2πd² n में अगर हम n का मान रखें तो P/KT ऊपर चला जाएगा। तो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू T यानी ताप पर डिपेंड करेगा। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P यानी दाब पर इन्वर्सली डिपेंड करेगा। ऑल्सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2πd² n। m से ऊपर नीचे गुणा करें तो नीचे mn बन जाएगा, mn डेंसिटी हो जाएगी रो, तो नीचे आ गया रो, जिसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। अब हम मुक्त पथों के वितरण को समझेंगे कि किस तरह से मुक्त पथों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। माना गैस अणुओं में से n उन अणुओं की संख्या है जो बिना टकराए x दूरी तय करते हैं। हमारे पास गैस है जिनमें से n ऐसे अणु हैं जो बिना टकराए हुए x दूरी तय करते हैं। माना x से x प्लस dx दूरी में dn अणु टकराते हैं। तो अगर दूरी x से अधिक कर दिया जाए तो x प्लस dx कर दें तो उसमें टकराने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, dn है। प्रायिकता सिद्धांत से x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में टकराने वाले अणुओं की संख्या यानी dn दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो dx पे और एक प्रारंभिक संख्या कितनी थी। और यू कैन से dn इज इक्वल टू माइनस p विच इज फंक्शन ऑफ x n इंटू dx वेयर px इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसे कोलिजन प्रोबेबिलिटी या संगत प्रायिकता कहते हैं। और माइनस चिन्ह n के मान में के बढ़ने पर कमी को दर्शाता है कि जो n का मान बढ़ेगा dn की संख्या कम होती जाएगी। तो dn/n इज इक्वल टू माइनस पी dx। अगर हम इंटीग्रेट करें तो नेचुरल लॉग n इज इक्वल टू माइनस px प्लस c। और इनिशियल कंडीशन कहाँ मिले, एट x इज इक्वल टू 0 लेट n इज इक्वल टू n0 है। देन log n0 बिकम c एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट फॉर c you will get log n is equal to minus px plus log n0, that is log n minus log n0 is equal to minus px, or log n upon n0 is equal to minus px, so n by n0 is e to the power minus px। अतः x दूरी तक बिना टकराए पहुंचने की प्रायिकता इज इक्वल टू e to the power minus px होगी। चूंकि dn अणुओं के मुक्त पथ की लंबाई x है, इसलिए माध्य मुक्त पथ लैम्डा इज इक्वल टू समेशन x dn अपॉन समेशन dn जो कि n0 आ जाएगा। तो समीकरण हमारे पास आ जाएगी, समीकरण 2 से अगर हम आगे बढ़ें तो समीकरण n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस px आ जाएगा। तो डिफरेंशियल करें तो dn इज इक्वल टू माइनस p आगे आ जाएगा, n0 इंटू माइनस पी ई टू द पावर माइनस px, और x का डिफरेंशियल dx हो जाएगा। Therefore dx कैन बी रिटन एज माइनस n0 p e to the power minus px minus
शायद इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इंटू डी एक्स समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। तो समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि लैम्डा इज इक्वल टू, यानी हम डी एन का मान रख दें समीकरण 3 में, तो हमारे पास माइनस समेशन पी इंटू ई टू द पावर माइनस पी एक्स डी एक्स आ जाएगा। दूरी डी एक्स अगर अत्यल्प ले ली जाए तो हम लोग समेशन को इंटीग्रल से रिप्लेस कर दें, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, सारे कवर कर लेंगे, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस पी एक्स। और अगर आप 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रल करेंगे सिंपल वे में, अगर आप इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपल इंटीग्रेशन से इसका मान आ जाएगा -1/p²। आप करके देख सकते हैं, सिंपल इंटीग्रल है। तो ये आ जाएगा -p इंटू -1/p², दैट इज टू से 1/p। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/p। अतः प्रायिकता e टू द पावर माइनस पी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो अगर हम पी एक्स का एक्स के साथ ग्राफ खींचे तो चर घातांकी ग्राफ आएगा, और दूरी x के बढ़ने पर प्रायिकता चर घातांक के रूप से घटती है। अतः x दूरी तय करने से पूर्व अणु द्वारा टकराने की प्रायिकता क्या होगी, p डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी, क्योंकि कुल प्रायिकता 1 होती है हमेशा। तो x दूरी तक नहीं टकराने वाले, x दूरी तय करने से पूर्व अणु द्वारा टकराने की है, x दूरी तय करने के बाद टकराने की तो p है, और उसके पहले टकराने की p डैश है, तो p डैश प्लस p इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि कुल प्रायिकता हमेशा 1 होगी। तो यू कैन से p डैश इज इक्वल टू 1 minus e to the power minus x by lambda, and if we put x is equal to lambda, then px is equal to e to the power minus 1 is 1/e, that is to say 0.37, यानी मुक्त पथ लैम्डा होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 37% हो जाएगी। तो ये था मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को डील करेंगे।